अच्छा बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बल्कि आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। ऐसे ही है, हमारी शॉर्ट सीरीज चल रही है, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है, जिसका नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन तो बड़ी दूर जाके बाद में जिक्र होगा इसका कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फिर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर जाके बारी आएगी पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। एक वो होती है, वो कहते हैं जी इसको जिन चिमड़ गया कसर होगी, ये वो वाली कसर नहीं है, ये मैथमेटिकल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बटे की शक्ल में लिख दिए जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगी। छोटी क्लासेस में 3, 4, 5 में आपने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, बिलफर्ज 2/4 प्लस 5/6 वगैरह वगैरह किए हैं ना। तो ये दोनों क्या है, एक्चुअल में फ्रैक्शंस हैं। फिर फ्रैक्शंस की आपने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी होंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद जो है वो रैशनल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन भी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस की टाइप्स आप बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। अभी जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख दिए जाएं, बटे की शक्ल में लिख दिए जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 75 पर पहला टॉपिक ये दिया हुआ है, फ्रैक्शन। द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो नंबर्स वाली एग्जांपल मैंने लिख दी है। बिलफर्ज अगर हमारे पास इस तरह से हो 2x + 5/x² + 1, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं या दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास इसके बाद आगे जो है वो है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन ये है कि अगर हमारे पास बटे के ऊपर भी कोई एक पॉलिनोमियल हो और बटे के नीचे भी क्या हो, कोई एक पॉलिनोमियल हो। और पॉलिनोमियल पिछले साल चैप्टर नंबर 4 में मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाया था। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था कि आपने आइडेंटिफाई करनी थी कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, किया था ना। तो हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, होल नंबर हो, जीरो भी हो सकती है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रही हों और वो दो पॉलिनोमियल्स किस तरह से होंगी, मिसाल के तौर पर n ऑफ x का मतलब यह है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है और वो नोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, डिवाइडेड बाय d ऑफ x, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जो कि वेरिएबल x में है, वैसे तो y z कुछ किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास x में एक पॉलिनोमियल ऊपर है और x में एक पॉलिनोमियल नीचे है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि जो d ऑफ x है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यही रूल है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बटे के नीचे जो भी नंबर होगा ना वो कभी भी, मिसाल के तौर पर अगर जनरल मैं लिखूं कि a/b, तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर b 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आ गई। समथिंग ओवर 0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड, कोई भी नंबर हो डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगी वो भी हमारे पास कोई ऐसी पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसमें d ऑफ x, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस भी आप साथ साथ जो है वो देखते जाएं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसी फ्रैक्शन के नीचे पेज नंबर 57 पर डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are the polynomials in x with real coefficients and d of x is not equal to 0 is called rational fraction। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। अब आपको कोई एक आध इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल दे देता हूं। बुक के अकॉर्डिंग टू x which is equal to x minus 1 over 2x over x minus 1 into x plus 2 दिया हुआ है।
यही है, ये आपके पास बच्चों रैशनल फ्रैक्शन की ही एग्जांपल है। अब ये जो आगे दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ रही हैं, ये एक्चुअल में रैशनल फ्रैक्शंस की ही दो टाइप्स हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक्चुअल में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज को एक कैटेगरी में रखा गया है और एक पॉसिबिलिटी को एक कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिएगा बच्चे, अब आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने से पहले एक बात जो बड़ी कॉन्सेप्चुअल बेसिक सी है वो पॉलिनोमियल के मतलब पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीट बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मुराद है, जिसको उर्दू में कहते हैं पॉलिनोमियल का दर्जा। पॉलिनोमियल का दर्जा, किस दर्जे की पॉलिनोमियल है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, यानी कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, वगैरह वगैरह, उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों 2x पावर 5 प्लस 4x4 y3 प्लस 9। अब इसकी पॉलिनोमियल बताओ, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी। ना 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 ना, जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिखी है। आपको सिर्फ एक रूल पता है कि पावर जो वेरिएबल की हाईएस्ट होगी वो डिग्री होगी। अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों की पावर्स का जो सम होगा वो एक्चुअल में डिग्री होगी। समझ आ रही है? तो मिसाल के तौर पर 2x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 y पावर 3। अब 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 7 आएगा ना। तो इट्स मीन यहाँ पे ये जो 4 प्लस 3 है, इन दोनों को ऐड करके जो मैक्सिमम पावर आएगी वो क्या आएगी? वो इसकी डिग्री होगी। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी सिर्फ वही वेरिएबल, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए रूल समझ लें। अगर हमारे पास, बल्कि आपको पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आमतौर पर बच्चों जो बिल्डिंग्स सेल होती हैं या जो है वो रेंटल जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसमें मकान है या दुकान है या कुछ भी है, कि जो ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग होती है उसका रेंट हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। उसकी जो प्राइस होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा। और जो फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग होती है उसका किराया भी कम होता है, उसकी प्राइस भी कम होती है। ऐसे ही है ना। अगर हमारे पास एक प्रॉपर, इसी उसूल के तहत हम प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई करेंगे यही रूल। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है या जो उसकी पावर है या जो उसकी डिग्री है अगर ज़्यादा है और जो नोमिनेटर की पावर या उसकी जो डिग्री है वो कम है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इसका उलट हो जाए या दोनों पावर्स बराबर हो जाएं, फिर इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो अगर हमारे पास नोमिनेटर की जो डिग्री है वो कम हो और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो क्या हो? ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर दो सूरतें दो बनती हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? बराबर है, तो भी ये इम्प्रॉपर ही है। या अगर ऊपर वाले की जो डिग्री है वो ज्यादा हो जाए और नीचे वाले की जो डिग्री है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो भी ये क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर। इसी को उल्टा करके आप लिख दो तो ये बन जाएगा बच्चों 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है? कम है, और नोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है? ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग का रेंट ज्यादा हो, नीचे वाली बिल्डिंग का रेंट क्या हो? कम हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? उसके बाद क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? पार्शियल का जो वर्ड है वो पार्ट से निकला है, और पार्ट का मतलब क्या होता है? अज्जा बनाना। इसको उर्दू में जो पार्शियल फ्रैक्शन को लिखा हुआ है, आपके चैप्टर का नेम उर्दू में होगा जुज़वी कसूर। ये कसूर जो शहर है वो वाला कसूर नहीं है, कसर की जमा कसूर है। ठीक है। और जुज़वी कसूर का मतलब यह है कि एक फ्रैक्शन के मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और अगर उनको हम ऐड या माइनस करें तो वो एक सिंगल फ्रैक्शन आनी चाहिए। यही प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हमने सीखना है। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है बच्चों? अगर ये दो वैल्यूज हैं बिलफर्ज, ये ऐड हो रही हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इनका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके एक सिंपल जो है वो फ्रैक्शन बना लेंगे, सिंगल फ्रैक्शन बना लेंगे। ऐसे ही है ना। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो सिंगल फ्रैक्शन दी गई होगी, हम उसके 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर कोई एक फ्रैक्शन है
ए ओवर बी। तो इसको मैं किस तरह से तोड़कर C ओवर D प्लस E ओवर F की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये काम आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो तो इनका एलसीएम लेके सिंगल बना सकते हैं। अभी इसका रिवर्स जो है वो हमारे पास आएगा कि सिंगल फ्रैक्शन आपको गिवन होगी और आपने उसके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स बनाने होंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट आइडेंटिटी की डेफिनेशन। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप पुट करें और उसका आंसर हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये पेज नंबर 77 के लास्ट में बच्चे एक बॉक्स के अंदर आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, जरा आप वो इक्वेशन देख लें। इक्वेशन है बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसमें दुनिया की कोई x की वैल्यू आप पुट करो, जवाब बराबर आएगा। जवाब क्या आएगा? बराबर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी x की वैल्यू है 2, इसमें पुट कर देते हैं जी। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 और ये 2 टू दा 4 प्लस 2 3 टू दा 6 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। जवाब इक्वल आ गया। और कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका लेफ्ट और राइट का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट की जाए वेरिएबल की तो दोनों साइड्स सेटिस्फाई हो जाएं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ जाए, ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या जी? नहीं जनाब, पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है ना, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स के अंदर तो एक ही ऑपरेशन है तो वही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल दी हुई है 2x स्क्वायर ओवर x विच इज इक्वल टू 2x। ये भी क्या है? आइडेंटिटी ही है। अब इनकी डेफिनेशंस देख लो बच्चे, आपकी बुक पर मैं आपको निशान भी लगवा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, वो मैंने आपको बता दी है। द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बटे की शक्ल में मौजूद हों तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद है रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n of x over d of x where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x is not equal to 0 is called rational fraction। और इसके एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, टॉपिक नंबर 4.1.3। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चे? अ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x where d with d is not equal to 0 या d of x is not equal to 0 is called proper fraction if the degree of the polynomial n of x is less than the degree of the polynomial d of x। सिर्फ यहां तक जो है वो लिख लें, आपका आंसर ठीक है। ठीक है कि अगर जो है वो नोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्या हो? कम हो, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो? ज्यादा हो। ऊपर वाली पावर कम होनी चाहिए, नीचे वाली पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर बराबर है तो भी ये इम्प्रॉपर है, या ऊपर वाली पावर ज्यादा है और नीचे वाली पावर कम है तो भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हमने यही सीखना है कि किस तरह से एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है वो आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी, वो भी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है बच्चों, अब हम रूल वाइज जो है वो चलेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर रूल 1 जो है वो अप्लाई होता है, जो कि आपकी बुक में 77 पेज पर जो है वो लिखा हुआ है। If a linear factor ax plus b occurs as a factor of d of x, then there is a partial fraction of a form a over ax plus b where a is a constant to be found। यहाँ पे a जो है कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसको हमने मालूम करना होगा। मैं आपको बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। आपकी इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं सिवाय क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
जी बच्चे, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है और आपको कहा ये जा रहा है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, इसकी दो या दो से ज़्यादा जितनी पॉसिबल पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि इस फ्रैक्शन के जितने पॉसिबल पार्ट्स बन सकते हैं वो आप हमें बना कर दिखाएं। ठीक है बच्चे, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको एज इट लिख लेंगे, 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय, बच्चों पहले ये समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा, ओवर x प्लस 1। एक क्वेश्चन को आप तवज्जो से समझ लें, उसके बाद आपने बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है और मतलब कि उसके बाद फिर चाहे आप साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। पहले आप जरा मेथड को समझ लें। पहले स्टेप में आपने हूबहू जो आपका क्वेश्चन है उसको नोट कर लेना है और इसको आपने लिख देना है। आप सिर्फ ये देखेंगे बटे के नीचे आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है इसके अंदर जो हम फर्स्ट रूल या फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बटे के नीचे हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे मैक्सिमम, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा हो। 2 फैक्टर आएंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, 3 फैक्टर अगर आ रहे हैं तो तीनों ही डिफरेंट होने चाहिए। कोई भी लीनियर फैक्टर एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आ रहा होगा। अब अगर आप देखें इसके अंदर एक x प्लस 3 है, x प्लस 1 है, तो दूसरा x माइनस 3 है, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर लिखेंगे पहले, बल्कि हम a लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 1 वो लिख देंगे। ठीक है, दरमियान में हमेशा आपने यहाँ पे प्लस ही यूज करना है, वो वैल्यूज अगर उसकी माइनस में आ गई तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है वो b की होगी, तो यहाँ पे b लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो सेकंड फैक्टर है x माइनस 3 वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। स्टेप नंबर 1 ये हो गया कि आपने लेफ्ट साइड पर जो इक्वेशन है या यानी कि जो गिवन क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर्स गिवन है, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर, अगर तीसरा भी होता तो c डिवाइडेड बाय थर्ड लीनियर फैक्टर बिलफर्ज बन जाना था। ठीक है बच्चे, अगला स्टेप ये होगा कि लेफ्ट साइड पर इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू के साथ हर एक वैल्यू को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इसको लिख रहा हूं बच्चे, एक स्टेप में मैं जरा तफसील से लिखूंगा, उसके बाद जो है वो आगे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई 1 बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, यानी कि इक्वेशन जो 1 है उसकी हर एक वैल्यू को, हर एक टर्म को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं बाद में लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और उसके बाद प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, जिसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है वो मैं लिख रहा हूं। अब जो एक्चुअल था वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि क्या था बच्चों, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। छुरा भी फेर दो साथ साथ, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच जाएगा यहां से, चलो लिखते हैं बाद में। और यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर था, a ओवर x प्लस 1, यहाँ पे क्या था, इंटू b ओवर x माइनस 3, ये x माइनस 3 से कट जाएगा और x प्लस 1 से कट जाएगा। अब जो भी बच गया है इसको हम इक्वेशन 2 कह के लिख देंगे। लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 7x माइनस 9 विच इज इक्वल टू, राइट साइड पर यहाँ से a बच गया है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, a इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, प्लस यहां से b बचा, ये यहां से, और साथ में x प्लस 1, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें और यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अब उसके बाद देखो जरा, हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं बच्चे। अब यहाँ पे हम जीरोस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये बल्कि आप बुक खोलें ज़रा, उसमें आपको नज़र आएगा ये जीरोस मेथड लिखा हुआ, पेज नंबर 77 पर बच्चे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज कॉल्ड जीरोस मेथड। अब जीरोस मेथड क्या है, ज़रा इसको देख लें। हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं,
पहले हम फर्स्ट लीनियर फैक्टर लेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से वेरिएबल x की वैल्यू निकल आएगी और उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास a या b किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो सेकंड लीनियर फैक्टर था बटे के नीचे, उसको लेंगे, उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, उसमें से फिर x की वैल्यू निकल आएगी, उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो सेकंड जो हमारे पास कांस्टेंट a या b जो भी बचेगा उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, उस a और b की वैल्यू 1 के अंदर पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिलफर्ज हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स थे। तो पहला लीनियर फैक्टर है, अगर हमारे पास लेट x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर -1 बन जाएगी, और आपने इस x इज इक्वल टू -1 को किस में पुट कर देना है, पुट इन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे आपने -1 पुट कर देना है। सो 7 इंटू -1 प्लस नहीं -9 विच इज इक्वल टू, यहां पे बच्चों a इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, a इंटू एक्स की जगह -1 और -3 वैसे का वैसे, प्लस b इंटू यहां पे x की जगह -1 और साथ में +1 हो जाएगा। सो ये -1 +1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब यहां पे एक चीज देख लें, ये -1 +1 दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो क्या बच जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय b, सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं तफसील से बता रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। अच्छा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो -7 हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a -1 और -3 -4 हो जाएगा, और प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे -9 और -7 -16 विच इज इक्वल टू -4a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 ही होगा। फिर ये -4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय -4 विच इज इक्वल टू जस्ट a, और a में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दें, 4 1 4 4 4 दा 16, तो आपके पास एक्चुअल में जो a की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 4 आ गई है। यही प्रोसेस सेम टू सेम रिपीट करेंगे सेकंड लीनियर फैक्टर के लिए, और उसकी वैल्यू को जो है वो आप x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब अगेन पुट करते हैं, नाउ लेट x -3 विच इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, और इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, पुट इन 2। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन 2 अगेन क्या बन जाएगी, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पे क्या कर देंगे बच्चों, 3 पुट कर देंगे, 7 इंटू 3 -9 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये -3 जो था ये वैसे का वैसे, प्लस b एक्स की जगह 3 आ जाएगा, और +1 वैसे का वैसे। ठीक है, साथ ही 21 -9 कितना बच जाएगा, और ये देखो बच्चे 3 - 3 0 हो जाएगा, सो a इंटू 0 प्लस 3 + 1 ये 4b हो जाएगा। कितना बच गया है बच्चों यहाँ से, 12 विच इज इक्वल टू ये 0 मल्टीप्लाई बाय a, ये 0 प्लस 4b। अब हमारे पास 12 विच इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे, डिवाइड इज इक्वल टू जस्ट b, 4 1 4 4 3 12, और b की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 3 आ गई है। अब आप बल्कि एक काम कर लीजिएगा, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इस इक्वेशन को आप 3 कह दो, इसको 4 कह दो, इन नामों से हमारी स्टेटमेंट थोड़ी मुख्तसर हो जाएगी। ठीक है, अब आप सिर्फ ये कहेंगे पुट 3 and 4 in 1, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 3 and 4 in 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये देखो, ये था हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं आपको कि हमारा आंसर आ गया है जी बच्चे। 7x - 9 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे तो क्या था, a था, a की वैल्यू क्या आई हुई है 4, तो मैं इसको 4 डिवाइडेड बाय x + 1 लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस b की वैल्यू क्या आई हुई है 3 डिवाइडेड बाय x - 3 लिखा जा सकता है, और यही आपका फाइनल आंसर है। यही कुछ आपने मालूम करना है, बट यहाँ थोड़ा सा हौसला। अब मैं आपको इसको ये बना के दिखाता हूँ,
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है और ये जो हमने आंसर निकाला है ये ठीक भी है या गलत ही है। ठीक है, अभी देखो ये बचपन वाली कहानी, अभी ये हम बड़े थे, हो गए थे और वो हमने काम कर लिया, बड़े हो गए, जो हमने सीखना था सीख लिया। अब ये बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं कि ये दो वैल्यूज़ दी हुई है, इसका एलसीएम लेके अगर यही बन रहा है तो इसका मतलब हमने सही किया है, अगर ये नहीं बन रहा तो इसका मतलब हमने सवाल गलत किया है। ठीक है, आइए ज़रा इसका प्रूफ है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है, बाकी ये आपके उसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देखो बच्चों, वैल्यू क्या दी हुई है, 4/x+1 प्लस 3/x-3। जी बच्चे, इसका एलसीएम क्या बनेगा, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो दोनों ही लिखेंगे, x+1 भी और x-3 भी। ठीक है, x+1 से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x-3, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × x-3 प्लस x-3 से कट जाएगा, ये 3 जो ऊपर था उसके साथ x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 4 यानी कि ये 4x हो जाएगा, -4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 × x 3x हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x+1 × x-3 सेम टू सेम, 4x + 3x 7x हो जाएगा, -12 और +3 कितना बच जाएगा, -9 बच जाएगा, ओवर x+1 × x-3। देखो यही आया कि नहीं आया, यही था हमारा क्वेश्चन, ये ही काम हमने सीखा है, ये बचपन में सीखा हुआ था, अभी हमने इसका रिवर्स प्रोसेस सीख लिया। क्लियर होगी बात बच्चे, ये था आपका मेथड जिसको फर्स्ट रूल जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जो है ना, फिलहाल बच्चे मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन जिम्मे लगा रहा हूँ, वो आपने खुद करने हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज का, वो आप खुद करके आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लेकिन वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू बताओ बच्चे, x-11 ओवर x-4 x+3। ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन गिवन है, सेम इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, डू योरसेल्फ। समझ आ रही है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।